डेली एपिसोड नहीं आ पा रहे इस समय, अल्टरनेट डेज में या 2 दिन छोड़ के एपिसोड्स आते रहेंगे सारे सीरीज़ के, और काम बहुत ज़्यादा इस वजह से नहीं आ पा रहे थे। वह जल्द सारे अपलोडिंग स्टार्ट होती रहेगी। बबलू लगातार शून्य को चीरते हुए टेलीपोर्ट करता रहा। कुछ ही समय में वह मानव क्षेत्र छोड़कर तीनों जातियों की सीमा पर पहुंच गया। उसे अचानक दिल की धड़कन तेज महसूस हुई तो वह खुद से बड़बड़ाया और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वो और रोहित लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे के स्वभाव से भलीभांति परिचित थे। भले ही रोहित गुस्से में आकर कदम उठाए हेवनली गॉड पैलेस के, वे बूढ़े लोग उसे सफल नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं था कि सिंह फैमिली का उनके साथ कोई खास अच्छा संबंध था, बल्कि यह एक दृष्टिकोण की बात थी। बबलू ही अकेला ऐसा नहीं था जिसके पास पारिवारिक प्रभाव हो। फिफ्थ एल्डर जयकांत को छोड़कर हेवनली गॉड पैलेस के बाकी बुजुर्गों के भी अपने अपने पारिवारिक बल थे। अगर रोहित ने सिंह फैमिली को खत्म कर दिया होता तो इसका मतलब ये होता कि भविष्य में किसी और कारण से वह दूसरों के परिवारों पर भी हमला कर सकता है। ये सोचकर बबलू ने सिर हिलाया और हल्की आह भरी। उसने मन ही मन कहा कि जो हो गया सो हो गया, अब उस पर सोचने का कोई फायदा नहीं है। अब उसे सुनैना का उपयोग करके आरव को बाहर निकालना है और फिर इस बड़े खतरे को खत्म करना है। पूरे योजना के दौरान उसका सुनैना को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसके साथ छेड़छाड़ करना मानव जाति से संबंध तोड़ने और रोहित के खिलाफ युद्ध घोषित करने जैसा था। आगे मानव शक्तियों में उनकी जगह रहेगी या नहीं, ये बात की बात थी। अगर जरूरत पड़ी तो सिंह फैमिली को डेमन रेल्म में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जहां उसके नेतृत्व में परिवार सुरक्षित रहेगा। साथ ही एक बड़ी आपदा आने वाली थी और शांति के दिन ज्यादा लंबे नहीं रहने वाले थे, इसलिए बबलू ने कदम उठाने से पहले सब कुछ बहुत सोच समझकर तय किया था। कुछ ही देर बाद आसपास का शून्य फट गया और कई शक्तिशाली लोग प्रकट हुए जो सभी एक्सटिंक्शन अलायंस के शीर्ष विशेषज्ञ थे। ओल्ड एंसेस्टर डीके ने अधीर होकर पूछा कि क्या काम सफल हुआ, और बाकी सभी भी उत्सुक नजरों से बबलू को देखने लगे। बबलू ने धीरे से सिर हिलाकर सफलता की पुष्टि की। ये सुनकर सभी के चेहरे पर खुशी छा गई। यदि कोई बाहरी व्यक्ति ये दृश्य देखता तो उसे यह अजीब लगता कि डिवाइन कॉन्टिनेंट के इतने बड़े विशेषज्ञ एक नासेंट सोल रेल्म की लड़की के अपहरण पर खुश हो रहे हैं, लेकिन उस लड़की की पहचान साधारण नहीं थी। ग्रे क्रोकोडाइल एंसेस्टर ने अगले चरण की तैयारी करने को कहा और उसकी आंखों में हत्या का इरादा साफ दिखाई दे रहा था, जबकि बाकी सभी भी अपने मन की हत्या की भावना को छिपा नहीं पा रहे थे। दूसरी ओर आरव डेमन किंग की वंशभूमि के करीब पहुंच रहा था, तभी उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसे दिल में हल्की घबराहट महसूस हुई। उसने खुद से पूछा कि क्या हुआ है, क्योंकि साधकों की ताकत बढ़ने के साथ उनकी पूर्वानुभूति भी बढ़ जाती है और बिना कारण एक बेचैनी महसूस होती है जो किसी अज्ञात खतरे की चेतावनी होती है। आरव ने रुककर बाउंडलेस डिवाइन पर्ल के जरिए जमशेद से संपर्क किया और थोड़ी देर बाद पुष्टि हुई कि समृद्धि और उसकी बेटी सुरक्षित हैं। फिर उसने डेमन एम्परर की दिशा में देखा और निश्चिंत हुआ कि डेमन एम्परर की मौजूदगी में क्रिम्सन विच को कोई खतरा नहीं होगा। इसके अलावा उसने डेमन एम्परर के साथ कम्युनिकेशन जेड स्लिप्स का आदान प्रदान किया था, इसलिए अगर स्कारलेट विच के साथ कुछ होता तो उसे खबर मिल जाती। फिर भी उसने सुरक्षा के लिए रेड विच को संदेश भेजा और जल्द ही उत्तर मिल गया। इसके बाद भी उसके मन में हल्की घबराहट बनी रही, लेकिन सुनैना की सुरक्षा को लेकर उसे बिल्कुल चिंता नहीं थी, क्योंकि हेवनली गॉड पैलेस में रोहित के रहते उसे कोई खतरा नहीं हो सकता था। आरव पहले टेम्पल ऑफ हेवन जा चुका था और उसे वहां की सुरक्षा पर पूरा भरोसा था। अंत में उसने सोचा कि अगर सच में खतरा होगा तो देखा जाएगा, और वह आगे बढ़ गया, क्योंकि खतरा या तो पहले ही हो चुका था या अभी बन रहा था। डेमन किंग की वंशभूमि बहुत विशाल थी, जो डेमन एम्परर और डेमन लॉर्ड दोनों की वंशभूमियों से भी बड़ी थी। डेमन किंग का स्वभाव पूरे हेवनली कॉन्टिनेंट में प्रसिद्ध था। वह एक शांतिदूत था और उसके कई मित्र थे, जिसने तीनों जातियों के अनगिनत युद्धों में भाग लिया और उन्हें रोकने की कोशिश भी की। वहां पहुंचते ही डेमन किंग के कुछ शक्तिशाली लोग सामने आए और उन्होंने आरव का रास्ता रोक लिया। आरव ने शांत स्वर में अपना परिचय दिया, हालांकि सभी उसे पहचान चुके थे। पहरेदारों ने अलग अलग भाव से उसे देखा, जिससे आरव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने समझा कि बाहर की दुनिया की नज़र में वह डेमन किंग से अलग हो चुका है, इसलिए लोग उसे गलत समझ रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक शक्तिशाली व्यक्ति वापस आया और सम्मानपूर्वक उसे डेमन किंग पैलेस की ओर ले गया। रास्ते भर वह उसे ध्यान से देखता रहा और सोचता रहा कि डेमन किंग आरव के आने से खुश हुआ था और उसने मुखबिर को उसे लेने भेजा था, जिससे स्पष्ट था कि दोनों के संबंध उतने खराब नहीं हैं जितना लोग समझते हैं। आधे रास्ते में ही उन्होंने मुखबिर को आते देखा, जो बहुत उत्साहित था और आरव को गले लगाना चाहता था, लेकिन आरव ने मुस्कुराकर उसे हल्के से दूर कर दिया।
मुखबिर ने हंसते हुए उसे बताया कि उसका दादा इंतजार कर रहा है और उसने एक पालकी बुला ली। आरव ने मना नहीं किया और दोनों पालकी में बैठकर बातें करते हुए डेमन किंग पैलेस की ओर बढ़ गए। रास्ते में पहरेदारों को यह अजीब लगा कि जिनके दुश्मन होने की अफवाह थी वे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, जिससे उन्हें समझ आया कि अधिकांश अफवाहें गलत होती हैं। महल पहुंचने पर डेमन किंग खुद अपने आसन से उठकर आरव का स्वागत करने आया और खुशी से उसका हाल पूछा। आरव ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और डेमन किंग ने उसे अपनापन दिखाते हुए औपचारिकता छोड़ने को कहा। मुखबिर ने भी मजाक में कहा कि वे सब परिवार जैसे हैं। डेमन किंग और मुखबिर दोनों का स्वभाव मिलनसार था, इसलिए वे आरव से बराबरी से बात कर रहे थे, जिससे आरव को बहुत सहज महसूस हुआ। आरव ने सोचा कि हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट में शायद केवल डेमन किंग की वंशभूमि ही ऐसी है, क्योंकि बाकी स्थानों पर उसका बहुत सम्मान किया जाता था, लेकिन यहाँ सब कुछ अलग और सरल था। बातों के दौरान मुखबिर ने मजाक में पूछा कि क्या आरव ने बुल डेमन किंग और चार्ल्स को मार दिया, क्योंकि उसे उनका स्वाद याद आ रहा था, और डेमन किंग ने भी हंसते हुए पूछा कि क्या वह पकड़े गए डेमन कब्स का स्वाद लेना चाहेगा। आरव ने सहमति जताई और स्पिरिट बीस्ट बैग से उन दानवों को बाहर निकाला। बाहर आते ही वे सभी डर से कांपने लगे और आरव की ओर देखने लगे। आरव ने शांत स्वर में कहा कि क्या उन्हें बताने की जरूरत है कि क्या करना है, और अगले ही पल वे खुद ही अपने अंक काटने लगे, जबकि चेहरे पर मजबूर मुस्कान थी। आरव ने संतोष से सिर हिलाया और मांस इकट्ठा कर लिया, फिर उन्हें वापस छोड़ दिया। ये देखकर डेमन किंग और मुखबिर दोनों चौंक गए कि यह तरीका भी काम कर सकता है। मुखबिर ने प्रभावित होकर आरव की तारीफ की और डेमन किंग ने भी उसकी प्रशंसा की, क्योंकि ये साधारण लोग नहीं थे बल्कि विभिन्न डेमन गुटों के प्रतिभाशाली लोग थे, जिन्हें इस हालत में लाना आसान नहीं था। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, आरव ने शांत स्वर में कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था। ये दानव इस हालत में पहुंचे थे, वह भी कई संयोगों की वजह से। मुखबिर ने जमीन पर पड़े बुल डेमन किंग की जांघ और क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन के पंखों को देखा, फिर हल्का सिर हिलाकर आह भरी और बोला कि पहले ये वही प्रतिभाशाली लोग थे जो उससे आगे थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। उसके शब्दों में साफ तौर पर पुरानी यादों की झलक थी। कुछ साल पहले क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन प्रोडिजी रैंकिंग में पहले स्थान पर था और बुल डेमन किंग भी चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाकर डेमन स्टार अबिस से आगे निकल गया था। लेकिन कुछ ही सालों में ये दोनों दूसरों के हाथों की कठपुतली बन गए और वह खुद डेमन स्टार अबिस अब उनका स्वाद चखने वालों में शामिल था। अचानक डेमन किंग ने मुखबिर के सिर पर थप्पड़ मारा, जिससे वो तुरंत होश में आ गया। मुखबिर ने शिकायत की कि उसे क्यों मारा गया, तो डेमन किंग ने डांटते हुए कहा कि उसने खुद कुछ हासिल नहीं किया और फिर भी घमंड कर रहा है, उसे आरव से सीखना चाहिए। ये कहकर उसने फिर एक थप्पड़ मार दिया। मुखबिर कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर नाराज होकर डेमन किंग को घूरने लगा। डेमन किंग ने उसे फिर डराया कि वह उसे मार देगा, तो मुखबिर ने व्यंग्य में कहा कि अगर उसे आरव से सीखना है तो उसके दादा को भी कुछ सीखना चाहिए। डेमन किंग चौंक गया और पूछा कि क्या सीखना है, तो मुखबिर ने कहा कि उसकी ताकत आरव के सामने कुछ भी नहीं है और फिर भी वह खुद को उसका दादा कहता है। इसके बाद महल के अंदर चीखें गूंजने लगीं और डेमन किंग ने मुखबिर की जमकर पिटाई कर दी। कुछ देर बाद मुखबिर का चेहरा सूजकर सुअर जैसा हो गया। डेमन किंग भी थक गया और उसने उसे छोड़ दिया। मुखबिर धीरे से बड़बड़ाया कि बूढ़ा सच में पूरी ताकत से मार रहा था, लेकिन जब डेमन किंग ने पूछा तो उसने तुरंत बात बदल दी और कहा कि दादा उसे बहुत प्यार करते हैं। डेमन किंग ने संतोष से सिर हिलाया। आरव ये सब देखकर कुछ नहीं बोल पाया, उसे ये दादा पोता की जोड़ी काफी दिलचस्प लगी। फिर डेमन किंग ने आरव से पूछा कि क्या उसे भूख लगी है और बिना जवाब का इंतजार किए मुखबिर को आग जलाने को कहा। आरव को ये सब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ उसे खुद कुछ नहीं करना पड़ रहा था। डेमन किंग खुद बड़े आराम से मांस तैयार कर रहा था और उसने बताया कि उसने जीवन में हर तरह का स्वाद चखा है, लेकिन इन डेमन कब्स को खाने का मौका कभी नहीं मिला था। आरव को आश्चर्य हुआ कि इतनी ताकत होने के बावजूद डेमन किंग ने कभी ऐसा क्यों नहीं किया, तो मुखबिर ने समझाया कि उसके दादा सभी जातियों से अच्छे संबंध रखते हैं और अगर वह ऐसा करते पकड़े जाते तो उनकी छवि खराब हो जाती। डेमन किंग ने भी सिर हिलाकर अपनी छवि बनाए रखने की बात कही। आरव इस दादा पोते की सोच से पूरी तरह प्रभावित हो गया और उसे लंबे समय बाद एक सुकून का एहसास हुआ। उसने सोचा कि दुनिया में हर किसी को अपने परिवार का प्यार मिलता है, जैसे समृद्धि रेड विच डेमन लॉर्ड के बेटे और डेमन किंग का पोता, लेकिन उसे कभी ऐसा स्नेह नहीं मिला। तन्वी को देखकर उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार छिपाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके अपने माता पिता ने कभी उसे यह महसूस नहीं कराया। उसने अंदर ही अंदर आह भरी और सोचना छोड़ दिया। इधर डेमन किंग ने जल्दी ही स्वादिष्ट भोजन तैयार कर लिया और अपनी खास शराब भी निकाल ली।
खाने की मेज पर केवल 4 लोग थे, डेमन किंग, डेमन स्टार, अबिस, आरव और डेमन रेड डेमन। डेमन किंग ने बाकी लोगों को नहीं बुलाया क्योंकि आरव उनसे परिचित नहीं था। सभी आराम से खाने लगे और माहौल बहुत सहज था, लेकिन आरव के दिल की बेचैनी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। खाने के दौरान मुखबिर ने मजाक में आरव से कहा कि वह बाद में उसे कुछ सुंदर स्त्रियां दिखाएगा और जो पसंद आए उसे साथ ले जा सकता है। डेमन किंग ने तुरंत उसे थप्पड़ मारकर डांटा और कहा कि हर कोई उसकी तरह नहीं होता। फिर उसने खुद ही कहा कि आरव जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए उसकी बेटियां ही योग्य हैं और उसने मुखबिर को उन्हें बुलाने के लिए कहा। थोड़ी देर में 30 से ज़्यादा डेमन महिलाएं आ गईं और सभी आरव को देखकर उत्साहित हो गईं। डेमन किंग और मुखबिर ने उसे चुनने के लिए कहा, लेकिन आरव ने साफ मना कर दिया। डेमन किंग थोड़ा निराश हुआ क्योंकि वह आरव को अपना दामाद बनाना चाहता था, लेकिन उसकी बेटियां उसी की तरह दिखती थीं। इसके बाद आरव ने डेमन किंग से हेवनली मिस्ट्री सेक्ट से संपर्क करने का तरीका पूछा। डेमन किंग ने बताया कि यह आसान नहीं है, लेकिन हेवनली सीक्रेट टोकन की मदद से केओस सी में जाकर संपर्क किया जा सकता है। ये टोकन केवल रिलीज कैलमिटी रेल्म के विशेषज्ञों के पास होता है और हेवनली मिस्ट्री सेक्ट खुद उन्हें देता है। आरव ने बताया कि उसे धर्मराज से मिलना है, तो डेमन किंग ने खुद उसके साथ चलने की पेशकश की। ये सुनकर आरव बहुत खुश हुआ और उसने धन्यवाद दिया। दोनों ने अगले दिन साथ जाने का फैसला किया। डेमन किंग ने यह भी बताया कि हेवनली सीक्रेट टोकन से संपर्क करने में समय लग सकता है और संभव है कि हेवनली मिस्ट्री सेक्ट हेवनली डिवाइन कॉन्टिनेंट या 9 प्रोविंसेस में ही न हो, कोशा में भी नहीं। आरव चौंक गया। डेमन किंग हल्का हंसा और हाथ हिलाते हुए बोला कि यह सिर्फ उसका अंदाजा है, इसे ज़्यादा गंभीरता से न लिया जाए। उसने समझाया कि रिलीज रेल्म के विशेषज्ञ अंतरिक्ष की शक्ति को नियंत्रित कर लेते हैं और शून्य को चीर सकते हैं। हेवनली सीक्रेट टोकन को छूने पर एक विशेष स्थानिक शक्ति महसूस होती है और उस पर मौजूद आभा से ये भी पता चलता है कि सामने वाला 9 प्रोविंसेस में नहीं है। आरव ने सिर हिलाकर बात समझ ली और हेवनली मिस्ट्री सेक्ट को लेकर उसके मन में कुछ नए अनुमान भी बने। उसे लगा कि यह शायद पुराने सम्राट की कोई रणनीति रही होगी। रात देर तक दावत चलती रही और फिर साधारण तरीके से समाप्त हो गई। मुखबिर ने आरव के लिए कमरा तैयार करवा दिया और तय हुआ कि अगली सुबह वे केओस सी के लिए निकलेंगे। लेकिन उस रात आरव को चैन नहीं मिला और उसकी बेचैनी और बढ़ गई। अगली सुबह आरव जल्दी ही डेमन किंग पैलेस पहुंच गया। डेमन किंग मुस्कुराते हुए बोला कि चलें और आरव ने सहमति में सिर हिलाया। तभी अचानक एक व्यक्ति तेज गति से अंदर आया और घबराकर बोला कि मानव पक्ष में बड़ा हादसा हो गया है। डेमन किंग चौंक गया और पूछा कि क्या हुआ। ये सुनते ही आरव के दिल में बेचैनी और बढ़ गई। संदेश लाने वाले ने बताया कि हेवनली गॉड टेम्पल की देवी सुनैना को उसी मंदिर के ग्रैंड एल्डर बबलू ने अगवा कर लिया है और अब उसका कोई पता नहीं है। ये सुनते ही आरव का गुस्सा फूट पड़ा। वह तुरंत उस व्यक्ति के सामने पहुंच गया, उसका कॉलर पकड़ लिया और पूछा कि क्या ये सच है। पहरेदार डर गया और बोला कि यह पूरी तरह सच है। आरव ने उसे छोड़ दिया और जोर से बबलू का नाम लेकर गरजा। उसके अंदर हत्या की भावना उफान पर थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह एक जाल है और बबलू उसे फंसाना चाहता है। वह तुरंत निकलने ही वाला था कि डेमन किंग ने उसे रोकते हुए कहा कि जल्दबाजी न करे। उसने समझाया कि बबलू ने जरूर उसे बाहर निकालने के लिए ये सब किया है और अभी बिना सोचे समझे निकलना सही नहीं होगा। आरव थोड़ा शांत हुआ और उसे डेमन किंग की बात सही लगी। डेमन किंग ने कहा कि वह अपने संपर्कों से सुनैना का पता लगाने की कोशिश करेगा। आरव ने धन्यवाद दिया, लेकिन उसके मन में हत्या की भावना अभी भी कम नहीं हुई थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी बेचैनी का कारण क्या था। साथ ही वह रोहित के बारे में भी सोचने लगा कि आखिर उसने क्या किया कि सुनैना को हेवनली गॉड टेम्पल से ही अगवा कर लिया गया। डेमन किंग के संपर्क बहुत व्यापक थे। उसने तीनों जातियों के अपने मित्रों से संपर्क किया और जल्द ही कुछ जानकारी मिल गई। उसने बताया कि स्पेस रिफ्ट, ग्रे फ्लड, क्रोकोडाइल और कई अन्य शक्तिशाली लोग जिनकी आरव से दुश्मनी थी हाल ही में गायब हो गए हैं। आरव तुरंत समझ गया कि यह सब उन्हीं का काम है और उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसी समय एक और पहरेदार दौड़ता हुआ आया और बोला कि बबलू ने संदेश फैलाया है कि आरव को तीनों जातियों की सीमा पर बुलाया गया है, जहां उसे सुनैना के बदले राजेश, अब्दुल और एनके को छोड़ना होगा, नहीं तो सुनैना को मार दिया जाएगा। ये सुनकर आरव का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और उसने तुरंत वहां जाने का निर्णय लिया। इस बार डेमन किंग ने उसे नहीं रोका और कहा कि वह भी उसके साथ चलेगा। आरव ने धन्यवाद दिया, लेकिन फिर उसने डेमन किंग से एक और मदद मांगी। उसने कहा कि वह हेवनली मिस्ट्री सेक्ट जाकर धर्मराज को तीनों जातियों की सीमा पर आने का संदेश दे। डेमन किंग थोड़ा चौंका, लेकिन आरव ने राज नाम बताकर उसे मनाया।
अंत में डेमन किंग ने सहमति दे दी। आरव तुरंत वहां से निकल गया और तीनों जातियों की सीमा की ओर बढ़ गया, जबकि डेमन किंग केओस सी की ओर चला गया। मुखबिर भी उसके पीछे पीछे चला गया। इधर बबलू द्वारा फैलाया गया संदेश 1 घंटे के भीतर पूरे स्टार्ट कॉन्टिनेंटल में फैल गया। ये सब पहले से तय योजना का हिस्सा था। तीनों जातियों की सीमा पर एक विशाल प्रकाश अवरोध खड़ा किया गया था जो सैकड़ों मील तक फैला हुआ था। सुनैना उस अवरोध के अंदर कैद थी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं थी। उस अवरोध के ऊपर एक सुनहरा राजदंड था जो इस संरचना का केंद्र था। वहां बबलू, ग्रे फ्लड, क्रोकोडाइल एंसेस्टर, एंशिएंट ड्रैगन, एलिफेंट क्लैन चीफ, स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर और अन्य 10 महान विशेषज्ञ मौजूद थे। साथ ही अनगिनत ट्रिब्यूलेशन रेल्म के विशेषज्ञ भी थे। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी कि आरव को यहां लाकर खत्म कर दिया जाए। तभी शून्य फटा और रोहित सबसे पहले वहां पहुंचा। उसकी आंखों में आग थी और उसका क्रोध चरम पर था। उसके पीछे हेवनली गॉड पैलेस के कई बुजुर्ग भी आ गए। सुनैना ने रोहित को देखकर रोते हुए उसे पुकारा। रोहित गुस्से से भर गया और उसने तुरंत एक भयानक प्रहार किया, लेकिन वह विशाल अवरोध को हिला भी नहीं सका। उसके प्रहार की शक्ति से बाहर का क्षेत्र हिल गया, लेकिन अंदर कुछ नहीं हुआ। रोहित ने तुरंत पहचान लिया कि यह एम्परस सेप्टर है और उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। जय कैंट और बाकी बुजुर्गों ने बबलू को देशद्रोही कहकर डांटा। उन्होंने आरोप लगाया कि उसने डेमन जाति के साथ मिलकर मानव जाति के साथ विश्वासघात किया है। बबलू ने शांत स्वर में कहा कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है और उसने ये सब अपने पोते राजेश की सुरक्षा के लिए किया है, जो शायद आरव के हाथ में है। उसने भरोसा दिलाया कि वह सुनैना को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आरव के आने पर उसे छोड़ देगा। ग्रे क्रोकोडाइल एंसेस्टर और बाकी लोगों ने भी यही बात दोहराई, जैसे कि यह सब पहले से तय हो। असल में उनकी योजना साफ थी कि आरव को इस जाल में फंसाकर खत्म कर दिया जाए। एम्परस सेप्टर और 10 महान विशेषज्ञों की संयुक्त शक्ति से बना यह अवरोध इतना मजबूत था कि 9 प्रोविंसेस में कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता था। बबलू, रोहित गुस्से से कांप उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके हाथ कसकर भींच गए, लेकिन उसने आगे कोई कदम नहीं उठाया। वह भलीभांति जानता था कि एम्परस सेप्टर द्वारा संचालित यह महान गठन अटूट है। केवल वही नहीं, बल्कि अगर अभय और बाकी सभी एक साथ भी हमला करें तब भी इस अवरोध को तोड़ना असंभव था। सामने वाले की मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी, आरव को यहां लाकर इस गठन के भीतर फंसाना और फिर उस पर घातक वार करना। एम्परस सेप्टर द्वारा सील किया गया स्थान शून्य को चीरकर भी पार नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब था कि अगर आरव अंदर जाता है तो वह अकेला होगा और इतने सारे सर्वोच्च विशेषज्ञों के सामने पूरी तरह असहाय स्थिति में होगा। यहाँ तक कि अगर पीकॉक एंसेस्टर, डेमन एम्परर या लोकेश भी आ जाएं तब भी वे इस अवरोध में प्रवेश नहीं कर सकते थे। ये पूरी तरह आरव के लिए रचा गया जाल था। अब सब कुछ आरव पर निर्भर था कि वह इस जाल में फंसता है या नहीं। अगर वह नहीं आता तो छिपकर अपनी शक्ति बढ़ा सकता था और सुरक्षित रह सकता था। यही इस पूरी योजना का एकमात्र अनिश्चित पहलू था। बबलू ने शांत स्वर में कहा कि उसने जो कहना था कह दिया है और वह उम्मीद करता है कि सब उसे समझेंगे, क्योंकि उसका पोता राजेश शायद अभी भी आरव के हाथ में है। इस समय कुछ भी कहने का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि आरव को खत्म करना ही उनका असली लक्ष्य था। रोहित ने ठंडी नजरों से बबलू को देखा और चेतावनी दी कि अगर सुनैना को जरा भी नुकसान हुआ तो पूरा सिंह फैमिली, यहाँ तक कि बबलू भी खत्म कर दिया जाएगा। उसकी नज़रें ग्रे क्रोकोडाइल एंसेस्टर और स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर पर भी पड़ी, जिससे उन जैसे महान विशेषज्ञ भी अंदर से कांप उठे। रोहित रिलीज कैलेमिटी रेल्म का शीर्ष विशेषज्ञ था और अगर वह पूरी ताकत से हमला करता तो वह उन्हें मार भी सकता था। रोहित ने खुद को शांत किया और सुनैना की ओर देखकर नर्म स्वर में कहा कि वह चिंता न करे, सब ठीक होगा। लेकिन सुनैना रो पड़ी और बोली कि आरव को यहाँ आने से रोका जाए, क्योंकि यह एक जाल है और वह नहीं चाहती कि आरव खतरे में पड़े, चाहे उसे खुद अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। ये सुनकर बबलू और बाकी लोग चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी योजना सिर्फ आरव को लुभाने के लिए बनाई थी। अगर आरव नहीं आता तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती और रोहित का गुस्सा भी झेलना पड़ता। रोहित भी दुविधा में पड़ गया, क्योंकि वह अपनी पोती के स्वभाव को जानता था। अंत में उसने सहमति दे दी कि वह आरव को रोकने की कोशिश करेगा। रोहित की सहमति सुनते ही बबलू और बाकी लोगों के चेहरे बदल गए। अगर आरव को रोका गया तो उनकी पूरी योजना विफल हो जाएगी। अंदर मौजूद सभी लोग सुनैना की ओर घूरने लगे। उनके मन में गुस्सा था कि वह उनकी योजना को बिगाड़ रही है, लेकिन कोई भी सीधे उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि रोहित बाहर मौजूद था। तभी स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर की नज़र कोब्रा एंसेस्टर पर पड़ी और उसके मन में एक चाल आई। उसने सबको समझाया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है और उन्हें सुनैना को थोड़ा सबक सिखाना ही होगा, ताकि रोहित नर्म न पड़े और योजना सफल हो सके।
शुरू में कोई आगे नहीं बढ़ा क्योंकि जो भी सुनैना को चोट पहुंचाता उसे रोहित के गुस्से का सामना करना पड़ता। तब स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर ने कोब्रा एंसेस्टर की ओर इशारा किया और कहा कि वही इस काम के लिए सबसे उपयुक्त है। बाकी सभी ने भी उसका समर्थन किया और कोब्रा एंसेस्टर को उकसाया कि आरव ने उसके पूरे कबीले को लगभग खत्म कर दिया है, इसलिए उसे बदला लेना चाहिए। कोब्रा एंसेस्टर पहले झिझका क्योंकि वह जानता था कि ऐसा करने पर रोहित उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन अंत में अपने कबीले के विनाश को याद कर उसका गुस्सा भड़क उठा। कोब्रा एंसेस्टर ने सुनैना की ओर देखा, उसकी आंखों में ठंडी नफरत झलक रही थी। अगले ही पल वो उसके सामने पहुंच गया। सुनैना घबरा गई और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसने तुरंत उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। रोहित ने ये देखकर जोर से गरजते हुए उसे रोकने को कहा और जयकांत तथा बाकी लोग भी चिल्लाए, लेकिन कोब्रा एंसेस्टर नहीं रुका। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा कि उसका आरव से खून का बदला है और आज आरव को मरना ही होगा। ये कहते ही उसने जोर से पकड़ कस दी। सुनैना की गर्दन की हड्डियां टूटने लगीं और एक तेज आवाज के साथ उसके शरीर की हड्डियां धीरे धीरे चूर होने लगीं। कोब्रा एंसेस्टर रिलीज कैलमिटी रेल्म का एक अतुलनीय शक्तिशाली था। सुनैना केवल नासेंट सोल रेल्म में थी। उसके हाथों में पड़ते ही उसके पास जरा भी विरोध करने का मौका नहीं था। सुनैना के चेहरे पर असहनीय पीड़ा झलक रही थी और वह हल्की सिसकी भर रही थी, लेकिन उसका गला दबा होने के कारण वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। क्रैक क्रैक की आवाज लगातार गूंज रही थी और कोब्रा एंसेस्टर का हाथ धीरे धीरे दबाव बढ़ा रहा था। हालांकि उसने संतुलन बनाए रखा हुआ था क्योंकि यह केवल चारा था और उसे मारना नहीं था। चीफ चार्ल्स, तुम मरने के लायक हो, रोहित गुस्से से गरज उठा। उसके शरीर से भयानक आभा फूट पड़ी और वह तुरंत अवरोध के सामने पहुंचकर पूरी ताकत से हमला करने लगा। बूम 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 की आवाजों के साथ उसने लगातार भयानक प्रहार किए। बाहरी दुनिया कांप उठी, पहाड़ टूट गए और धरती फट गई, लेकिन वह अवरोध जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। कोब्रा एंसेस्टर ने शांत स्वर में कहा कि रोहित अपनी शक्ति व्यर्थ न करे क्योंकि एम्परस सेप्टर के रहते इस अवरोध को तोड़ना असंभव है। अब जब उन्होंने सुनैना पर हाथ उठा ही दिया है तो पीछे हटने का कोई अर्थ नहीं था और अब उन्हें और दृढ़ रहना था। अपनी पोती की पीड़ा देखकर रोहित ने दोनों हाथ जोड़कर सूर्य से भी अधिक चमकदार बिजली उत्पन्न की और उसे पूरी ताकत से अवरोध पर दे मारा। बूम की भयानक आवाज हुई, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सुनैना का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसकी हड्डियां चूर हो चुकी थीं, उसके मेरिडियन पूरी तरह नष्ट हो चुके थे और उसकी आत्मा भी उसी यातना से गुजर रही थी। कोब्रा एंसेस्टर ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि अगर रोहित सच में आरव को आने से रोकेगा तो वह सुनैना को मार देगा और उसे अपने प्रियजन को खोने का दर्द महसूस कराएगा। ये सुनकर रोहित ने दांत भींच लिए। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उसने समझौता कर लिया और कहा कि वह आरव को नहीं रोकेगा। कोब्रा एंसेस्टर संतुष्ट होकर मुस्कुराया और सुनैना की ओर देखकर बोला कि वह उसे दोष न दे क्योंकि यह सब आरव की वजह से हुआ है। ये कहकर उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और सुनैना को नीचे गिरा दिया। जमीन पर गिरते ही उसने खून उगला और हिल भी नहीं पाई। रोहित ने अपनी पोती को देखकर महसूस किया जैसे उसका दिल फट रहा हो। सुनैना ने अपनी बची हुई ताकत से धीरे से कहा कि आरव को यहाँ न आने दिया जाए। उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी क्योंकि उसकी गर्दन की हड्डियां पहले ही चूर हो चुकी थीं, लेकिन उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर यह शब्द निकाले। ये सुनते ही रोहित का गुस्सा और हत्या की भावना फिर से भड़क उठी। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह कोब्रा एंसेस्टर को जिंदा खाल उतार कर मारेगा और उसके पूरे कबीले को खत्म कर देगा और बबलू तथा बाकी लोगों को भी इसका भारी मूल्य चुकाना होगा। लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसकी पोती अभी भी अवरोध के अंदर थी। वह न कुछ कह सकता था, न किसी को उकसा सकता था और न ही अपना गुस्सा दिखा सकता था। उसने धीमे स्वर में कहा कि उसे माफ कर दे। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। सुनैना ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ फिर कहा कि आरव को आने से रोका जाए। उसकी पीड़ा और बढ़ गई थी, लेकिन वह फिर भी बोलने की कोशिश कर रही थी। रोहित अपनी पोती की इस हालत को देखकर अंदर से टूट रहा था। कई बार वह लगभग हार मानने वाला था, लेकिन अंत में उसने खुद को रोक लिया। उसके लिए ये पीड़ा मौत से भी ज्यादा कठिन थी। तभी कोब्रा एंसेस्टर झुंझला गया और जोर से चिल्लाया कि बहुत शोर हो रहा है। उसने अपना हाथ उठाया और काले पानी की धाराएं उसकी हथेली से निकलकर सुनैना को घेरने लगीं। आह की दर्दभरी आवाज निकली क्योंकि वह काला द्रव उसके शरीर और आत्मा दोनों को जला रहा था। रोहित फिर से क्रोधित हो उठा और गरजने लगा, लेकिन कोब्रा एंसेस्टर ने शांत स्वर में कहा कि वह उसे नहीं मारेगा, केवल चुप कराएगा। उसने विष को नियंत्रित रखा, वरना एक ही क्षण में सुनैना का अस्तित्व मिट जाता। काले पानी में डूबी सुनैना असहनीय पीड़ा झेल रही थी, लेकिन उसके पास संघर्ष करने की भी शक्ति नहीं थी।
रोहित यह अच्छी तरह जानता था कि कोबरा एंसेस्टर ये सब आरव को मजबूर करने के लिए कर रहा है। उसने भारी आवाज में कहा कि वह आरव को नहीं रोकेगा, बस उसे छोड़ दिया जाए। कोबरा एंसेस्टर ने हंसते हुए काला पानी वापस ले लिया। सुनैना का शरीर हल्का कांपा, उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म होने लगी और उसकी आंखें बंद होने लगीं, लेकिन फिर भी उसने अपने होंठ हिलाने की कोशिश की जैसे वह फिर भी आरव को बचाना चाहती हो। ये दृश्य देखकर आसपास मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। कोब्रा कबीले के विष की भयानकता सभी जानते थे, फिर भी सुनैना इस हालत में भी आरव की चिंता कर रही थी। उसकी दृढ़ता ने सभी को हिला दिया। लेकिन ये देखकर रोहित का गुस्सा और भी बढ़ गया और साथ ही उसके दिल में गहरी असहायता भर गई। यह उसके जीवन में दूसरी बार था जब उसने खुद को इतना कमजोर महसूस किया था। पहली बार तब जब उसे सरस्वती की मृत्यु का पता चला था। जय कैंट भी गुस्से से कांप रहा था, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अवरोध के अंदर बबलू, ग्रे क्रोकोडाइल एंसेस्टर और बाकी लोग मुस्कुरा रहे थे। रोहित झुक चुका था और अब उन्हें केवल आरव के आने का इंतजार था। उनकी योजना अब तक पूरी तरह सफल हो रही थी। हजारों मील दूर भटकने वालों के काले बाजार में हड़कंप मच गया था। रोहित के हमलों के झटकों ने वहां तक असर डाला और तीनों जातियों के लोग मौत का भय महसूस करने लगे। शहर में हर जगह चर्चा हो रही थी कि बबलू ने हेवनली गॉड टेम्पल की देवी का अपहरण कर आरव को बाहर आने की चुनौती दी है और स्थान तीनों जातियों का संगम है। कुछ लोगों ने वहां जाकर देखने का सुझाव दिया, लेकिन दूसरों ने उन्हें मूर्ख कहा, क्योंकि उस स्तर की लड़ाई के पास जाना मौत को बुलाने जैसा था। ट्रिब्यूलेशन रेल्म तक पहुंचे बिना कोई भी उस लड़ाई के झटकों को सहन नहीं कर सकता था। भीड़ में मौजूद जयंत, रणबीर और अन्य लोग ये सुनकर डर गए। वे वापस जाना चाहते थे, लेकिन अपनी शक्ति के कारण वे कुछ कर नहीं सकते थे। वहां जाना उनके लिए आत्महत्या के समान था। उसी समय ये खबर पूरे माकुलियस में फैल गई और सभी शक्तिशाली गुटों तक पहुंच गई। डेमन एम्परर के महल में स्कारलेट विच ने अपने पिता से तुरंत मदद मांगी, क्योंकि उसे आरव की चिंता थी। डेमन एम्परर ने आह भरते हुए सहमति दी। हालांकि उसके मन में अजीब भावना थी, क्योंकि आरव किसी और महिला के लिए खतरे में पड़ा था और अब उसे अपने ही दामाद की मदद करनी थी। फिर भी अपनी बेटी के कारण उसने निर्णय लिया और तुरंत शून्य को चीरते हुए क्रिम्सन विच के साथ तीनों जातियों की सीमा की ओर निकल गया। पीकॉक वंश में भी इस विषय पर चर्चा हो रही थी। कुछ लोग सोच रहे थे कि क्या आरव वहां जाएगा, जबकि अन्य कह रहे थे कि वह जरूर जाएगा, क्योंकि वह अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है और पहले भी समृद्धि को बचाने के लिए अकेले कोबरा कबीले में घुस गया था। पीकॉक एंसेस्टर ने आह भरी और अंत में निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो, उसे मदद के लिए जाना ही होगा। उसने शून्य को चीरते हुए वहां जाने का निर्णय लिया और इस बार वह अकेला नहीं था, बल्कि पीकॉक क्लैन के अन्य बुजुर्ग भी उसके साथ थे, क्योंकि वे भी आरव का उपकार चुकाना चाहते थे। डेमन लॉर्ड के किले के भीतर ये खबर सुनते ही नकुल और विराज दोनों तुरंत अपने पिता के पास पहुंच गए। डेमन लॉर्ड ने गहरी आवाज में कहा कि वह सब समझता है और अब उन्हें कदम उठाना ही होगा। सामान्य परिस्थितियों में अगर आरव मर जाता तो नकुल और विराज के शरीर पर लगे स्लेव मार्क्स अपने आप खत्म हो जाते और वे पूरी तरह आज़ाद हो जाते। ऐसे में डेमन लॉर्ड को चुप रहना चाहिए था, लेकिन उसने उल्टा आरव की मदद करने का निर्णय लिया। उसने आरव की क्षमता को देख लिया था। भले ही डेमन लॉर्ड का वंश अब आरव के साथ मित्रता में था, लेकिन ये संबंध उतना मजबूत नहीं था जितना पीकॉक क्लैन या डेमन एम्परर के साथ था। इसलिए इस बार डेमन लॉर्ड ने न केवल खुद जाने का फैसला किया, बल्कि अपने वंश के कई शक्तिशाली विशेषज्ञों को भी साथ ले जाने का आदेश दिया। उसने आदेश दिया कि ट्रिब्यूलेशन रेल्म के छठे स्तर और उससे ऊपर के सभी विशेषज्ञ उसके साथ चलें। अब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि बबलू द्वारा सुनैना का अपहरण स्टार्ट कॉन्टिनेंटल को हिला चुका था और ये तीनों जातियों के बीच युद्ध की शुरुआत भी बन सकता था। डेमन लॉर्ड, डेमन एम्परर और डेमन किंग सभी आरव के पक्ष में थे, जबकि रोहित हेवनली गॉड टेम्पल के साथ मानव जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा था। दूसरी ओर बबलू के साथ खड़े सभी लोग डेमन जाति के सर्वोच्च विशेषज्ञ थे। एक बड़े युद्ध की आहट साफ सुनाई दे रही थी। इसी बीच एम्परस सेप्टर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। ये पवित्र वस्तु पहले हेवनली गॉड कॉन्टिनेंट के निषिद्ध क्षेत्र अनडाइंग माउंटेन में रखी जाती थी। ह्यूमन एम्परर के पतन के बाद 9 प्रोविंसेस में कोई भी इस राजदंड को नियंत्रित नहीं कर सका। इसे यहाँ लाने के लिए कम से कम 10 रिलीज कैलमिटी रेल्म के विशेषज्ञों को मिलकर प्रयास करना पड़ा था। यही बबलू और उसके साथियों की तैयारी थी, ताकि योजना में कोई कमी न रहे। आरव के भीतर प्रवेश करते ही वह पूरी तरह अकेला पड़ जाता और रोहित, डेमन एम्परर या लोकेश जैसे लोग भी बाहर खड़े होकर कुछ नहीं कर पाते। अचानक एम्परस सेप्टर हल्का कांपने लगा और उसके साथ ही पूरा अवरोध भी थोड़ा हिल गया।
ग्रे क्रोकोडाइल एंसेस्टर ने हैरानी से पूछा कि यह क्या हो रहा है। बाकी सभी भी चौंक गए क्योंकि बिना 10 सर्वोच्च विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास के इस राजदंड को हिलाना असंभव था। गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर ने अनुमान लगाया कि यह खजाना स्वयं चेतन है और शायद यहाँ बंधन के रूप में रहना नहीं चाहता। बाकी लोगों ने सिर हिलाकर इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन बबलू के मन में अचानक एक अजीब बेचैनी उठी, जैसे उसने कोई महत्वपूर्ण बात नज़रअंदाज कर दी हो। अवरोध के बाहर रोहित और बाकी लोग भी इस हलचल को महसूस कर चुके थे, लेकिन रोहित का ध्यान केवल अपनी पोती की सुरक्षा पर था। दूसरी ओर केओस सी में डेमन किंग बिना रुके हेवनली सीक्रेट टोकन को सक्रिय कर रहा था। उसने रिलीज कैलमिटी रेल्म की शक्ति उसमें प्रवाहित की, जिससे साधारण दिखने वाला कांस्य टोकन सुनहरी रोशनी से चमक उठा और उससे एक अजीब शक्ति निकलकर समुद्र में फैलने लगी। तीनों जातियों की सीमा पर समय बीतता गया और बबलू तथा बाकी लोगों के चेहरे गंभीर होते गए। उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं आरव डरकर ना आए, लेकिन कुछ ने कहा कि वह जरूर आएगा क्योंकि वह अपने रिश्तों को महत्व देता है। फिर भी सबके मन में बेचैनी थी, क्योंकि अगर आरव नहीं आया तो उनकी पूरी योजना विफल हो जाती और इसका परिणाम बहुत भयानक होता। तभी अचानक दूर से एक भयानक और शक्तिशाली आभा तेजी से उनकी ओर बढ़ती हुई महसूस हुई। सभी ने उसी दिशा में देखा। बबलू और उसके साथियों के चेहरे पर खुशी छा गई क्योंकि उनका जाल सफल हो चुका था। यह आरव था। रोहित के चेहरे पर दुविधा थी, वह सोच रहा था कि उसे रोकना चाहिए या नहीं, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं किया। उसके लिए अपनी पोती की जान सबसे महत्वपूर्ण थी। कुछ ही क्षणों में एक सुनहरा फिनिक्स आकाश को चीरता हुआ वहां पहुंचा। सामान्यतः उसकी आभा शांत और पवित्र होती थी, लेकिन इस समय उसमें भयानक हत्या की भावना भरी हुई थी, जैसे वह पूरे संसार को जला देने को तैयार हो। यह आरव का क्रोध था। जैसे ही उसने सुनैना को बेहोश हालत में जमीन पर पड़ा देखा, वह जोर से गरजा और उसकी गति और भी बढ़ गई। आरव ने पहुंचते ही कोई बातचीत नहीं की, बल्कि सीधे अपने सबसे शक्तिशाली हमले का प्रयोग किया। उसके शरीर से लाल दैवीय अग्नि निकलकर कवच का रूप ले चुकी थी और फिनिक्स के पंखों से लाल और सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसने जोर से पुकारा और अपना प्रहार किया। बबलू और बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह अवरोध अटूट है। लेकिन अगले ही क्षण लाल और सुनहरी रोशनी आकाश को चीरती हुई नीचे गिरी और जब उसने अवरोध को छुआ तो पूरा अवरोध जोर से कांप उठा। एम्परस सेप्टर भी हिल गया और अस्थिर होने लगा। ये देखकर बबलू और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। आरव का हमला इतना शक्तिशाली था कि उसने इस अभेद्य अवरोध को भी हिला दिया। आसपास का क्षेत्र फिर से टूटने लगा और हजारों मील तक प्रलय जैसा दृश्य बन गया। हालांकि अवरोध पूरी तरह नहीं टूटा, लेकिन उसमें एक गहरी दरार जरूर पड़ गई। आरव पीछे हट गया। उसकी आंखों में प्रचंड हत्या की भावना थी। उसने ये हमला केवल गुस्सा निकालने के लिए नहीं किया था, बल्कि यह परखने के लिए किया था कि यह अवरोध कितना मजबूत है। उसने समझ लिया कि यह जाल उसी के लिए तैयार किया गया है और इसके अंदर जाना मतलब अकेले मौत से लड़ना होगा। उसके इस हमले के बाद पूरा वातावरण शांत हो गया। सभी लोग उसकी ताकत देखकर स्तब्ध थे। एक युवा साधक जो नैसन सोल रेल्म के शिखर पर है और ट्रिब्यूलेशन रेल्म में कदम रखने वाला है, उसने रोहित से भी ज्यादा भयानक हमला किया था। अगर उसे कुछ साल और मिलते तो उसकी शक्ति का अनुमान लगाना भी मुश्किल था। तभी बबलू जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी ने सन्नाटा तोड़ दिया। आरव ने ठंडी नजरों से उसे देखा और पूछा कि वह क्यों हंस रहा है। बबलू ने कहा कि वह उसकी मूर्खता पर हंस रहा है, क्योंकि इतनी अद्भुत प्रतिभा होने के बावजूद वह एक स्त्री के लिए अपनी जान देने यहाँ चला आया। उसने कहा कि अगर आरव 3 साल और छिपकर अपनी शक्ति बढ़ाता तो कोई भी उसे रोक नहीं पाता। ये सुनकर बाकी सभी भी ठंडी हंसी हंसने लगे, लेकिन आरव शांत रहा। उसने सिर हिलाकर कहा कि वह काया नहीं बन सकता और वह यहाँ मरने नहीं आया है। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा कि वह यहाँ उनके लिए मौत लेकर आया है। आरव की बात सुनते ही बबलू और बाकी सभी के चेहरे पर जमी मुस्कान अचानक जम गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस हालत में भी आरव इतनी कठोर बातें कहने की हिम्मत कर रहा है। ये तो सीधा मौत को दावत देने जैसा था। रोहित की आंखों में भी युद्ध की ज्वाला भड़क उठी। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अगर आज आरव मर गया तो वह मानव और डेमन जातियों के बीच युद्ध छेड़ देगा और इन सभी सर्वोच्च विशेषज्ञों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभय, गोलू, जयकांत और हेवनली गोड टेम्पल के अन्य बुजुर्ग भी गहरे झटके में थे। वे पहले सोचते थे कि इतनी प्रतिभा होने पर आरव को चुपचाप अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन उसके शब्दों ने उन्हें एहसास कराया कि अगर कोई अपनी पत्नी के अपहरण के बाद भी चुप रहे तो वह प्रतिभाशाली नहीं बल्कि कायर कहलाएगा। आरव के शब्दों से बबलू और बाकी सभी गुस्से से भर गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। बबलू ने गहरी आवाज में पूछा कि राजेश जिंदा है या नहीं।
गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर ने क्रिम्सन स्पिरिट ड्रैगन और क्रिम्सन डेमन लॉर्ड के बारे में पूछा, जबकि माइटी बुल डेमन क्लैन के विशेषज्ञ ने अब्दुल के बारे में सवाल किया। बाकी सभी ने भी अपने अपने लोगों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। आरव ने शांत स्वर में कहा कि वे सब अभी जिंदा हैं। ये सुनकर कोब्रा एंसेस्टर ने जल्दी से जिंदल के बारे में पूछा, लेकिन आरव ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि उसने उसे मारकर उसका नामो निशान मिटा दिया। ये सुनकर कोब्रा एंसेस्टर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने खून उगल दिया। बबलू ने आरव से कहा कि वह लोगों को छोड़ दे, लेकिन आरव हंस पड़ा और बोला कि क्या उन्होंने पहले ही बंधकों का आदान प्रदान नहीं किया था। उसने साफ कहा कि वह उनके दबाव में नहीं आएगा। बबलू ने पूछा कि क्या उसे सुनैना की जान की परवाह नहीं है। आरव ने ठंडे स्वर में कहा कि अगर उसे परवाह नहीं होती तो वह यहाँ आता ही नहीं, लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ मरना पसंद करेगा बजाय इसके कि इन लोगों के सामने झुके। उसके शब्दों में अडिग संकल्प था और किसी को भी उसमें झूठ नहीं लगा। बबलू और बाकी लोग समझ गए कि आरव को पहले ही झुकाना असंभव है। तभी स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर ने कहा कि पहले उनके लोगों को बाहर निकाला जाए। आरव ने तुरंत सहमति दी और स्पिरिट बीस्ट बैग खोल दिया। जैसे ही दानव बाहर आए वे सभी थके हुए और डरे हुए दिखाई दे रहे थे। बाहर आते ही कुछ दानवों ने बिना कुछ सोचे अपने हाथ और पैर खुद ही काट डाले। खून चारों ओर फैल गया और सब हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये सब क्या कर रहे हैं। माइटी बुल डेमन क्लैन और स्पेस रिफ्ट क्लैन के नेता सबसे ज्यादा शर्मिंदा थे। उन्हें अब समझ आया कि उनके लोग डर के कारण खुद ही अपना मांस काटकर आरव को दे रहे थे। चार्ल्स ने दर्द सहते हुए अपना कटा हुआ हाथ उठाकर आरव से पूछा कि क्या ये काफी है। आरव खुद भी एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। तभी बाहर आए दानवों को एहसास हुआ कि उनके सामने उनके अपने पूर्वज खड़े हैं। चार्ल्स तुरंत चिल्लाया कि उसे बचाया जाए, लेकिन स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर इतना गुस्से में था कि वह खुद उसे मार देना चाहता था। अब्दुल और अमन ने भी मदद मांगी, लेकिन उनके कबीले के नेता भी गुस्से से भरे हुए थे। बाकी दानव भी शर्म से झुक गए, जबकि कुछ ने अपने पूर्वजों से मदद मांगी। कोब्रा एंसेस्टर के सामने सोनू रोते हुए मदद मांग रहा था, लेकिन कोब्रा एंसेस्टर ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसके लिए अब कुछ भी मायने नहीं रखता था। बबलू ने फिर पूछा कि राजेश कहाँ है। आरव ने अलग स्पिरिट बीस्ट बाग से राजेश को बाहर निकाला। लंबे समय तक कैद रहने के कारण राजेश पूरी तरह टूट चुका था। अपने दादा को देखकर वह रो पड़ा और मदद की गुहार लगाने लगा। बबलू को राहत मिली कि उसका पोता जिंदा है। आरव ने ठंडी नजरों से सबको देखते हुए कहा कि अब वे सुनैना को छोड़ दें। उसे इस बात का डर नहीं था कि वे अचानक हमला करेंगे, क्योंकि वह एक पल में इन सभी बंधकों को खत्म कर सकता था। बबलू और बाकी लोग भी यह जानते थे। बबलू ने कहा कि आरव अपने लोगों को लेकर अवरोध के अंदर आए और फिर वह सुनैना को छोड़ देगा। आरव हंस पड़ा और बोला कि वह अंदर जाकर खुद को मरवाए। उसने साफ समझ लिया था कि यह एक जाल है। बबलू ने उसे कायर कहा तो आरव ने व्यंग्य से पूछा कि क्या वह उससे एक एक करके लड़ने की हिम्मत रखते हैं। ये सुनकर बबलू चुप हो गया। आरव ने बाकी सभी विशेषज्ञों की ओर देखते हुए चुनौती दी कि उनमें से कौन उससे अकेले लड़ने की हिम्मत रखता है। उसके शब्द सुनकर सभी के चेहरे गुस्से से भर गए, लेकिन वे जवाब नहीं दे सके। पकड़े गए युवा प्रतिभाशाली लोग ये देखकर स्तब्ध रह गए, क्योंकि आरव के शब्दों से साफ था कि उसकी ताकत अब उन पूर्वज स्तर के लोगों के बराबर पहुंच चुकी है। ग्रे क्रोकोडाइल एंसेस्टर, स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर और बाकी सभी के चेहरे पीले पड़ गए। उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। उनमें से कोई भी आरव का अकेले सामना करने की हिम्मत नहीं रखता था। असल में तो वे अवरोध से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ आरव की शक्ति थी और दूसरी तरफ रोहित, अभय तथा हेवनली गॉड टेम्पल के अन्य बुजुर्ग बाहर मौजूद थे। अगर वे बाहर निकलते ही उन पर हमला कर देते तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती थी। बबलू ने ठंडी आवाज में कहा कि वे मानते हैं कि आरव बहुत शक्तिशाली है, इतना कि वे उससे डरते भी हैं, और यही कारण है कि वे हर संभव तरीका अपनाकर उसे खत्म करना चाहते हैं। आरव ने व्यंग्य से जवाब दिया कि वह भी उन्हें मारना चाहता था, लेकिन समय नहीं मिला और अब वे खुद इतने अधीर हो गए कि उसकी पत्नी का अपहरण करके उसे बाहर आने पर मजबूर कर रहे हैं। उसने उन्हें शर्महीन कहा। आरव पूरी तरह सतर्क था। वह जानता था कि अगर वह इस अवरोध के अंदर गया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। उसने एम्परस सेप्टर को पहचान लिया था और बाउंडलेस डिवाइन पर्ल के जरिए उससे संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इससे उसे यकीन हो गया कि अंदर जाना मतलब खुद को मौत के हवाले करना है। वह यहाँ मरने नहीं बल्कि सुनैना को बचाने आया था। तभी रोहित भी बोला और उसने बबलू तथा बाकी लोगों को शर्महीन कहा। आरव ने रोहित की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके मन में उसके प्रति कुछ नाराजगी थी। आखिर सुनैना हेवनली गॉड टेम्पल में होने के बावजूद सुरक्षित नहीं रह पाए।
बबलू ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि जो कहना है कह लो, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल आरव को मारना है। उनके लिए अपने लोगों की जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण आरव का अंत था। अगर आरव जीवित रहता तो भविष्य में वे सभी मारे जाते। इसी समय शून्य फटा और डेमन एम्परर क्रिम्सन विच के साथ वहां पहुंचा। क्रिम्सन विच ने आरव को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने अवरोध के अंदर सुनैना को देखा तो उसके मन में ईर्ष्या भी जाग उठी। डेमन एम्परर ने चारों ओर नजर दौड़ाई और तुरंत समझ गया कि यह एक घातक जाल है। ऐसा अवरोध जिसमें शून्य को चीरकर प्रवेश नहीं किया जा सकता केवल सर्वोच्च विशेषज्ञों को मारने के लिए बनाया जाता है। यहाँ तक कि तीनों जातियों के युद्ध में भी एम्परस सेप्टर का इस तरह उपयोग नहीं किया गया था। इससे साफ था कि आरव को खत्म करने का इरादा कितना मजबूत था। इसके बाद पीकॉक एंसेस्टर और उसके साथ पीकॉक क्लैन के बुजुर्ग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही स्थिति देखी उनके चेहरे बदल गए, क्योंकि एम्परस सेप्टर का उपयोग बहुत बड़ी बात थी। थोड़ी ही देर में डेमन लॉर्ड भी नकुल विराज और अपने वंश के कई शक्तिशाली लोगों के साथ वहां पहुंच गया। सभी एक ही समय के आसपास पहुंचे थे, इसलिए एक साथ इकट्ठा हो गए। डेमन लॉर्ड ने एम्परस सेप्टर को देखकर गहरी हैरानी जताई, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति का उपयोग उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि जब तीनों जातियों ने मिलकर लोकेश का सामना किया था तब भी नहीं। मित्र शक्तियों के आने से आरव ने थोड़ी राहत महसूस की। अब जब तक वह अवरोध के अंदर नहीं जाता तब तक वह सुनैना को बचाने की संभावना रखता था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज वह कुछ सर्वोच्च विशेषज्ञों को जरूर मार गिराएगा। जैसे जैसे और लोग वहां पहुंचे, बबलू और बाकी लोगों के चेहरे गंभीर होते गए। अवरोध के अंदर मौजूद डेमन जाति के ट्रिब्यूलेशन रेल्म के विशेषज्ञ भी घबराए हुए थे। ये सभी विभिन्न गुटों के बुजुर्ग थे, जिनमें कुछ छोटे गुटों के नेता भी शामिल थे जो पहले बड़े गुटों को खुश करने के लिए अनाइलेशन अलायंस में शामिल हुए थे। अब वे पछता रहे थे, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं था और उन्हें इस योजना में शामिल होना ही पड़ा। बाहर डेमन लॉर्ड के लोग और पीकॉक क्लैन के बुजुर्ग फैलकर अवरोध को चारों ओर से घेर चुके थे। डेमन लॉर्ड ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि डेमन जाति के ये बुजुर्ग अब इतने गिर चुके हैं कि एक महिला का अपहरण करके छोटे लोगों को धमका रहे हैं। ये सुनकर कोबरा एंसेस्टर और बाकी लोग गुस्से से भर गए और उन्होंने डेमन लॉर्ड को गालियां देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि उसके अपने बेटे आरव के गुलाम बन चुके हैं और वह खुद भी उसका समर्थक बन गया है। लाकी, डेमन लॉर्ड ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। अपमान के बाद भी वह बिल्कुल शांत रहा और बिना गुस्सा दिखाए बोला कि यह उससे बेहतर है कि कोई बूढ़े लोग एक औरत को पकड़कर धमकी दें। बबलू और उसके साथियों को पहले से ही पता था कि आज की उनकी हरकत छिप नहीं सकेगी और भविष्य में उनका मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन उनके लिए ये सब मायने नहीं रखता था जब तक आरव को खत्म किया जा सके। डेमन एम्परर ने भी ठंडे स्वर में उनका मजाक उड़ाया और पीकॉक एंसेस्टर ने भी ताना मारा कि वे खुद को डेमन कहने के लायक नहीं हैं। बबलू ने गुस्से में सबको चुप रहने को कहा, क्योंकि अब सबसे जरूरी काम आरव को खत्म करना था। इसके बाद बबलू ने बेहोश सुनैना की ओर हाथ बढ़ाया और उसे अपनी ओर खींच लिया। ये देखकर आरव और रोहित दोनों गुस्से से भर उठे। बबलू ने सुनैना को पकड़कर आरव से कहा कि अगर वह उसकी जान चाहता है तो राजेश और बाकी लोगों को लेकर अवरोध के अंदर आए। आरव ने ठंडी नजरों से उसे देखा, फिर अपना हाथ बढ़ाकर राजेश को खींच लिया और उसका गला दबा दिया। साथ ही उसने क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम को भड़का दिया, जिससे बाकी दानव भी भयानक पीड़ा में जलने लगे। उसने शक्ति को नियंत्रित रखा ताकि वे मरे नहीं बल्कि तड़पते रहें। ये सब करने के बाद उसने ठंडे स्वर में पूछा कि क्या वह उसे धमका रहा है। बबलू गुस्से से कांप उठा और उसने भी सुनैना की पकड़ कस दी। रोहित ये देखकर गरज उठा। बबलू बेहद परेशान था, क्योंकि वह अब पीछे नहीं हट सकता था। दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। अचानक स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर ने एक योजना सुझाई, जिसे सुनकर सभी के चेहरे चमक उठे, लेकिन उन्होंने इसे छिपा कर रखा। बबलू ने प्रस्ताव रखा कि वे अवरोध के किनारे पर बंधकों का आदान प्रदान करें। आरव ने थोड़ी देर सोचकर इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि यह फिलहाल सबसे सुरक्षित तरीका था। डेमन एम्परर, डेमन लॉर्ड, पीकॉक एंसेस्टर और रोहित सभी ने उसे सतर्क रहने को कहा और तैयार रहे कि अगर कुछ गलत हो तो तुरंत हमला करेंगे। इसके बाद आरव बंधकों को लेकर अवरोध के पास पहुंचा। अंदर से बबलू भी सुनैना को लेकर किनारे आया। आरव पूरी तरह सतर्क था। राजेश उसके हाथ में था और बाकी दानव आग में जल रहे थे, जिससे उनकी चीखें वातावरण को और भयावह बना रही थीं। बबलू अवरोध से बाहर आया और उसने कहा कि उसने अपनी तरफ से ईमानदारी दिखाई है, अब आरव की बारी है। आरव भी धीरे धीरे पास आया और दोनों आमने सामने खड़े हो गए। जैसे ही स्थिति चरम पर पहुंची, अचानक आरव के पीछे एक नया प्रकाश अवरोध प्रकट हो गया। आरव चौंक गया, लेकिन प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं मिला।
उसने तुरंत फिनिक्स टेक्निक का उपयोग कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यह नया अवरोध पहले से तैयार किया गया था और उसी क्षण सक्रिय किया गया, जिससे आरव उसके अंदर फंस गया। पुराना अवरोध उससे जुड़ गया और एक नया बड़ा जाल बन गया। ये देखकर डेमन एम्परर, डेमन लॉर्ड और बाकी सभी घबरा गए। क्रिम्सन विच आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसे रोक लिया गया। बबलू और बाकी लोग जोर से हंसने लगे क्योंकि उनका जाल सफल हो चुका था। सभी सर्वोच्च विशेषज्ञ तुरंत उसके आसपास इकट्ठा हो गए और भयानक हत्या की भावना फैल गई। उन्होंने आरव को घेर लिया था। आरव ने ठंडी हंसी के साथ उन्हें देखा और कहा कि उन्होंने सच में बहुत मेहनत की है। उसने तुरंत अपने मन में लोली से संपर्क किया और पूछा कि क्या इस गठन को तोड़ा जा सकता है। जवाब मिला कि यह संभव है, लेकिन पहले एम्परस सेप्टर को नष्ट करना होगा क्योंकि वही इस गठन का केंद्र है। आरव ने बबलू की ओर देखा जो सुनैना को पकड़े हुए था। उसे समझ आ गया कि अभी तक हमला इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उनके पास बंधक है। बबलू ने फिर कहा कि वह बंधकों को छोड़ दे। आरव हंसा और बोला कि अब वह उनकी बात नहीं मानेगा। उसने राजेश का गला और कस दिया और बाकी दानवों पर आग और तेज कर दी। उनकी त्वचा जलकर हड्डियां दिखने लगीं और चारों ओर मांस जलने की गंध फैल गई। ये देखकर सभी सर्वोच्च विशेषज्ञ गुस्से से भर उठे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके क्योंकि आरव किसी भी क्षण उनके लोगों को मार सकता था। आरव ने शांत स्वर में कहा कि अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि या तो वह मरेगा या वे सब मरेंगे। अब किसी भी तरह की शांति की बात करना बेकार है। उसके शब्दों ने सभी को स्तब्ध कर दिया क्योंकि सच यही था कि अब इस संघर्ष का अंत केवल खून से ही होगा। लेकिन अगर वे अपने अपने प्रतिभाशाली उत्तराधिकारियों को जीवित नहीं देखते तो उनके लिए सब कुछ बेकार हो जाता। ये लोग अभी जिंदा थे, इसलिए उन्हें हर हाल में बचाना जरूरी था क्योंकि वही उनके भविष्य की ताकत और आशा थे। स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर ने गहरी आवाज में कहा कि आरव सुनैना को छोड़ दे और वे बदले में अपने लोगों को छोड़ देंगे। हालांकि चार्ल्स और जेम्स ने उसे शर्मिंदा किया था, फिर भी वे उसके अपने वंश के लोग थे, इसलिए उन्हें बचाना जरूरी था। आरव हल्का हंसा और बोला कि क्या वे सच में सोचते हैं कि वह अब भी उन पर भरोसा करेगा। उसने कहा कि आज वह और उसकी पत्नी साथ मरना पसंद करेंगे, लेकिन इन लोगों के सामने झुकेंगे नहीं। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनमें भयानक हत्या की भावना भरी हुई थी। बबलू और बाकी लोग दांत भींच कर रह गए क्योंकि वे समझ चुके थे कि आरव को डराकर झुकाना अब संभव नहीं है। आरव ने ठंडी हंसी के साथ उन्हें लड़ने के लिए उकसाया और क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम और भी भयंकर हो गई। कुछ कमजोर दानव वहीं जलकर राख हो गए जबकि बाकी दर्द से चीखने लगे। ये देखकर गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर जल्दी से बोला कि बात करके समाधान निकाला जा सकता है। उसने प्रस्ताव रखा कि आरव अपने सभी बंधकों को छोड़ दे और बदले में वे सुनैना को दे देंगे। आरव ने ठंडे व्यंग्य में उसे मूर्ख कहा और साफ बताया कि वह इतना बेवकूफ़ नहीं है। उसने कहा कि अगर वह बंधक छोड़ देगा तो वे दोनों को मार डालेंगे, इसलिए अब बेहतर यही है कि वह खुलकर लड़ाई करे और इन दानवों को भी अपने साथ मौत के रास्ते पर ले जाए। उसके चेहरे पर अब साफ दिख रहा था कि वह मौत से नहीं डरता। ऐसे व्यक्ति को धमकाना असंभव होता है। गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर ने कुछ देर सोचकर एक नया प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि आरव बंधकों को छोड़ दे और वे सुनैना को बाहर भेज देंगे ताकि कम से कम वह बच जाए। ये सुनकर बाकी सभी को भी यह विचार ठीक लगा। अवरोध के बाहर रोहित ने राहत की सांस ली और उम्मीद की कि आरव मान जाएगा। डेमन एम्परर, डेमन लॉर्ड और बाकी लोग भी गंभीर थे क्योंकि वे इस अवरोध को तोड़ नहीं सकते थे और केवल समय का इंतजार कर सकते थे। आरव कुछ पल के लिए रुका और फिर सहमत हो गया। असल में वह इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वह खुद मौत से नहीं डरता था, लेकिन सुनैना को इस खतरनाक जगह पर नहीं छोड़ सकता था। इसके बाद दोनों पक्षों ने योजना बनाई कि एक निश्चित दूरी पर खड़े होकर एक साथ बंधकों को छोड़ा जाएगा। रोहित पहले से तैयार था और जैसे ही मौका मिलेगा वह सुनैना को बाहर खींच लेगा। पीकॉक एंसेस्टर, डेमन लॉर्ड और डेमन एम्परर भी तैयार थे कि जैसे ही अवरोध खुले वे अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। आरव ने धीरे धीरे क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम को वापस लेना शुरू किया। उसी समय अवरोध के किनारे एक छोटा सा छेद खुला और स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर ने सुनैना को बाहर फेंक दिया। रोहित ने तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। सब कुछ एक पल में हो गया। लेकिन स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर पहले से तैयार था। उसने तुरंत अवरोध के अंदर की आभा को सील कर दिया, जिससे बाहर वाले लोग शून्य को चीरकर अंदर नहीं आ सके। कुछ ही क्षणों में अवरोध फिर से पूरी तरह बंद हो गया। अंदर गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर और बाकी लोग अपने अपने लोगों को बचाने में लग गए। उसी समय आरव ने भी तुरंत हमला कर दिया। उसने पूरी ताकत से क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम को फैलाया, लेकिन उन सर्वोच्च विशेषज्ञों ने तुरंत अपनी शक्ति से उसे रोक लिया।
आरव का फीनिक्स रूप प्रकट हुआ और उसने पूरी शक्ति के साथ हमला किया। डिवाइन विंड स्लैश के साथ उसका प्रहार सीधा बबलू की ओर गया। ग्रे क्रोकोडाइल एंसेस्टर और बाकी लोग घबरा गए और तुरंत बचाव करने लगे। कई विशेषज्ञों ने मिलकर उस हमले को रोका, लेकिन अवरोध के अंदर भयंकर कंपन हुआ। इसी बीच आरव बिजली की तरह आगे बढ़ चुका था। उसका लक्ष्य साफ था, वह राजेश को बबलू के सामने ही मारना चाहता था। बबलू अभी राजेश को पकड़ ही रहा था कि उसे अचानक एक भयानक खतरे का एहसास हुआ। आरव ने फिर से गरजते हुए अपना हमला किया और उसका निशाना केवल बबलू था। धतेरे की! बबलू चौंक गया। आरव का हमला बेहद भयानक था। अगर वह पूरी ताकत से बचाव न करे तो निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाता। डिवाइन फीनिक्स स्लैश की लाल सुनहरी रोशनी उसके सामने पहुंच चुकी थी। मजबूर होकर बबलू को पहले राजेश को स्पिरिट बीस्ट बैग में डालने का विचार छोड़ना पड़ा। बूम बूम! आह! बबलू दहाड़ा, उसके बाल बिखर गए। उसने अपनी जीवन शक्ति जलाकर एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया और किसी तरह आरव के हमले को रोक लिया, लेकिन उस प्रहार की शक्ति ने उसे कई दर्जन कदम पीछे उछाल दिया। उसका चेहरा लाल हो गया और वह लगभग खून उगल देता। उसी क्षण सुनहरा फिनिक्स अवतार सीधे उस स्थान पर पहुंच गया जहां बबलू खड़ा था। बबलू का दिल दहल गया। उसे समझ आ गया कि वह चाल में फंस चुका है। वह तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। आरव ने राजेश की गर्दन पकड़ ली और तुरंत पीछे हट गया। बाकी दानवों को वह छोड़ सकता था, लेकिन राजेश को आज मरना ही था। कुछ ही पलों में बाकी सर्वोच्च विशेषज्ञ अपने अपने लोगों को स्पिरिट बीस्ट बैग में डाल चुके थे। अब इस बैरियर के अंदर एक महायुद्ध होने वाला था। बाहर रोहित मौका नहीं पकड़ सका और बैरियर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। अब वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि आरव सुरक्षित रहे या लोकेश समय पर पहुंच जाए। रोहित ने सुनैना को बहुत सी औषधियां दी। धीरे धीरे उसका चेहरा सुधरने लगा और उसकी जीवन शक्ति वापस आने लगी। डेमन एम्परर, पीकॉक, एंसेस्टर और बाकी सभी के चेहरे गंभीर थे। वे सभी असफल हो चुके थे और अब केवल बाहर से युद्ध देख सकते थे। स्कारलेट विच रोते हुए डेमन एम्परर का हाथ पकड़ रही थी, लेकिन डेमन एम्परर पूरी तरह असहाय था। उसकी शक्ति इस स्थिति के लिए पर्याप्त नहीं थी। बैरियर के अंदर बबलू क्रोध से गरजा कि आरव ने वादा तोड़ दिया और राजेश को छोड़ने को कहा। बाकी सभी विशेषज्ञों की आंखों में भी हत्या की भावना भरी हुई थी। वे राजेश की वजह से ही अभी तक रुके हुए थे, वरना हमला शुरू हो चुका होता। आरव ने ठहाका लगाया और बबलू का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि एक बड़ा आदमी होकर वह ऐसी बातें कैसे कर सकता है। बबलू गुस्से से कांप उठा। आरव ने राजेश को ऐसे पकड़ा जैसे कोई मुर्गी पकड़ता है। राजेश डर से कांप रहा था। आरव ने ठंडी आवाज में कहा कि फतेहपुर सिटी में उसने उसे अपमानित किया था और अब उसकी मौत तय है। राजेश डर के मारे कांपते हुए भीख मांगने लगा, लेकिन आरव ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और जोर से उसे फाड़ दिया। खून फव्वारे की तरह बाहर निकला। फिर आरव ने उसके शरीर से प्राइमोर्डियल स्पिरिट निकालकर उसे भी चूर चूर कर दिया। बबलू पागल होकर उसकी ओर दौड़ा, लेकिन आरव ने उसकी परवाह नहीं की। उसने राजेश का सिर ऊपर उठाकर उसका खून अपने ऊपर बहा लिया। आरव गरजा कि आज वह अपने दुश्मनों के खून से नहाकर अंत तक लड़ेगा। फिर उसने राजेश का सिर कुचल दिया और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। बबलू पागल हो चुका था। उसने अपनी आंखों के सामने अपने पोते को मरते देखा। उसकी हत्या की भावना चरम पर पहुंच गई। बाकी सभी विशेषज्ञ भी होश में आकर एक साथ आरव पर टूट पड़े। आरव हंसा और हेवनली पनिशमेंट और अर्थली अनाइलेशन उसके हाथों में प्रकट हुए। फीनिक्स और ट्रू ड्रैगन की आभा उसके चारों ओर फैल गई। उसने बिना किसी डर के बबलू पर हमला कर दिया। कुछ ही चालों में बबलू बुरी तरह घायल होकर खून उगलने लगा। अब उसकी ताकत आरव से बहुत पीछे रह गई थी। तभी बाकी 9 सर्वोच्च विशेषज्ञ भी आ गए और सबने मिलकर आरव पर हमला कर दिया। आरव ने फिनिक्स टेक्निक से बचते हुए लगातार पलटवार किया। उसने अपनी ऊर्जा की परवाह नहीं की और अपनी एसेंस और ब्लड तक जला डाली। यह उसके लिए जीवन मरण का युद्ध था। उसे जल्दी से कुछ दुश्मनों को मारना था, नहीं तो अंत में वही मरेगा। भीषण युद्ध शुरू हो चुका था। आरव ने बबलू, कोब्रा एंसेस्टर और स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर पर लगातार हमले किए। ये तीनों उसकी सबसे बड़ी नफरत थे। वे बार बार खून उगलते हुए पीछे हटते रहे। आरव की हालत भी खराब थी। उसका शरीर बार बार टूटता, फिर स्पिरिचुअल पावर से जुड़ जाता। ये युद्ध बेहद भयानक था। बाहर रोहित, डेमन एम्परर, डेमन लॉर्ड और बाकी सभी गंभीर चेहरे के साथ ये सब देख रहे थे। स्कारलेट विच रो रही थी। अभय और बाकी एल्डर्स के चेहरे पर भी दर्द था। राजेश की निर्मम हत्या हो चुकी थी।
आरव जैसे अद्वितीय प्रतिभाशाली युवक को अब 10 सर्वोच्च विशेषज्ञों ने घेर लिया था। अब केवल रोहित ही नहीं बल्कि अभय और बाकी लोगों के मन में भी बबलू के लिए हत्या की भावना पैदा हो चुकी थी। इसी बीच सुनैना ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। रोहित ने चिंतित होकर पूछा कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन अगले ही पल सुनैना ने बैरियर की ओर देखा और स्तब्ध रह गई। आरव अकेले 10 सर्वोच्च विशेषज्ञों से लड़ रहा था। उसका शरीर बार बार टूट रहा था और फिर जुड़ रहा था। सुनैना रो पड़ी और उठकर उसकी ओर दौड़ना चाहती थी, लेकिन रोहित ने उसे रोक लिया। वह दर्द से चिल्लाई कि उसने पहले ही कहा था कि आरव को आने से रोका जाए, फिर भी उसे क्यों आने दिया गया। उसकी चीखें दिल को चीर देने वाली थीं, क्योंकि वह जानती थी कि यह एक निश्चित मौत का जाल था जहां 10 सर्वोच्च विशेषज्ञ एक साथ हमला कर रहे थे। ऐसी स्थिति में इस पूरे संसार में कितने लोग जीवित बच सकते थे। मारो, बूम बूम। बैरियर के अंदर 9 दानव जाति के सर्वोच्च विशेषज्ञ अपने असली रूप में बदल गए। हर एक का रूप पहाड़ जितना विशाल था, चेहरों पर क्रूरता भरी हुई थी और उनसे प्राचीन भयंकर दानवों जैसी डरावनी आभा निकल रही थी। गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर, एंशिएंट ड्रैगन, एलिफेंट क्लैन चीफ और माइटी बुल डेमन क्लैन के विशेषज्ञ तो इतने विशाल थे कि उनकी काया पहाड़ों से भी कई गुना बड़ी थी। उनके सामने आरव सच में एक चींटी जैसा लग रहा था। लेकिन फीनिक्स धर्म फॉर्म की शक्ति के सहारे आरव ने ऐसा दबदबा बनाया कि ये सभी सर्वोच्च विशेषज्ञ भी उससे डरने लगे। उसने पहले स्टारी स्काई डायग्राम में फीनिक्स ट्रू ड्रैगन का एसेंस और ब्लड अवशोषित किया था, इसलिए उसकी हर चाल में ट्रू ड्रैगन की आभा थी। फीनिक्स की दबावपूर्ण शक्ति और ड्रैगन एनर्जी के कारण ये दानव विशेषज्ञ अपनी पूरी शक्ति का केवल 80% ही इस्तेमाल कर पा रहे थे। इसलिए इस बैरियर के अंदर केवल बबलू ही ऐसा था जिस पर कोई दबाव नहीं था। बाकी विशेषज्ञ लगातार बबलू पर चिल्ला रहे थे कि वह पीछे न हटे और पूरी ताकत से लड़े। गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर, ग्रे क्रोकोडाइल एंसेस्टर और बाकी सभी उसे उकसा रहे थे कि वह अपने पोते का बदला ले। लेकिन बबलू की हालत सबसे खराब थी। आरव ने उसे विशेष रूप से निशाना बनाया था। बाउंडलेस डिवाइन पल की प्रतिकर्षण शक्ति का उपयोग करके उसने बबलू को अलग से दबा दिया था। बाकी विशेषज्ञों को समझ ही नहीं आ रहा था कि बबलू इतना कमजोर क्यों दिख रहा है। आरव का हमला बेहद भयानक था। क्रिम्सन स्काई डेमन फ्लेम उसके शरीर पर कवच बन चुकी थी, जो इन सर्वोच्च विशेषज्ञों के हमलों की शक्ति को काफी हद तक कम कर देती थी। बैरियर के अंदर मौजूद ट्रिब्यूलेशन रेल्म के हजारों विशेषज्ञ इस लड़ाई में हस्तक्षेप भी नहीं कर पा रहे थे। केवल लड़ाई की लहरें ही उन्हें डराने के लिए काफी थीं। वे जानते थे कि अगर पास गए तो तुरंत मर जाएंगे। आरव लगातार बबलू पर हमला करता रहा। उसने अपनी सुरक्षा की परवाह तक नहीं की। अगर दूसरे विशेषज्ञ उसे चोट पहुंचाने वाले होते तब भी वो बबलू पर हमला नहीं छोड़ता। बबलू की हालत दयनीय हो गई थी। उसका शरीर बार बार टूट रहा था। कभी उसका सीना फट जाता, कभी उसका आधा शरीर कट जाता। लेकिन आरव की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उसका शरीर भी अनगिनत बार टूट चुका था और हर बार वो स्पिरिचुअल पावर से खुद को जोड़ रहा था। ये युद्ध अत्यंत भयानक था। बाहर सुनैना और स्कारलेट विच रो रही थीं। वे बार बार बैरियर की ओर बढ़ने की कोशिश करतीं, लेकिन उन्हें रोक लिया जाता। रोहित डेमन एम्परर, डेमन लॉर्ड और पीकॉक एंसेस्टर सभी क्रोध से भरे थे, लेकिन असहाय थे। अभय और बाकी एल्डर्स भी आरव की शक्ति देखकर स्तब्ध थे। 20 साल का एक युवक इतना शक्तिशाली हो सकता है, ये सोचकर वे भी शर्मिंदा थे। सब लोग मिलकर बैरियर तोड़ने का उपाय सोचते रहे, लेकिन एम्परर्स सेप्टर के कारण कोई रास्ता नहीं निकला। अंत में उन्होंने लोकेश को बुलाने की कोशिश की, क्योंकि केवल वही इस बैरियर को तोड़ सकता था। केओटिक सी में डेमन किंग लगातार हेवनली सीक्रेट टोकन में अपनी शक्ति डाल रहा था। मुखबिर उसे जल्दी करने के लिए कह रहा था, क्योंकि आरव की स्थिति बेहद खतरनाक थी। बैरियर के अंदर युद्ध 3 घंटे तक चलता रहा। आरव का शरीर अनगिनत बार टूट चुका था। उसने अनगिनत औषधियां खाई और अपनी शक्ति बनाए रखी, लेकिन अब वह अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। अगर सामने वाले सभी मनुष्य होते तो आरव अब तक हार चुका होता, लेकिन दानवों पर उसके ड्रैगन और फीनिक्स की शक्ति का दबाव था, जिससे वो अभी तक टिक पाया था। बबलू की हालत सबसे खराब थी। वह प्रकृति से ही अलग थलग पड़ गया था और स्पिरिचुअल पावर महसूस नहीं कर पा रहा था। हर बार शरीर टूटने पर उसे अपनी मूल शक्ति खर्च करनी पड़ रही थी। आरव को अचानक एहसास हुआ कि बाउंडलेस डिवाइन पर्ल और एम्परर्स सेप्टर आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों ही कभी मानव सम्राट के थे और उनमें समान ऊर्जा थी। युद्ध और भी भयानक होता गया। आरव का पैर तक स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर ने काट दिया, लेकिन उसने तुरंत जवाबी हमला करके उसकी आंख फोड़ दी और अपना पैर फिर से बना लिया। आधा घंटा और बीत गया। अब आरव की ताकत तेजी से गिर रही थी।
तभी स्पेस रिफ्ट एंसेस्टर ने आदेश दिया कि सभी लोग एक साथ हमला करें। अब केवल 10 सर्वोच्च विशेषज्ञ ही नहीं बल्कि हजारों ट्रिब्यूलेशन रेल्म के विशेषज्ञ भी एक साथ आरव पर टूट पड़े। अब स्थिति और भी खतरनाक हो गई। आरव की आंखें खून से भर गईं और वह पागल की तरह लड़ने लगा। हर प्रहार में दर्जनों विशेषज्ञ मर रहे थे। आकाश में खून के फूल खिल रहे थे। ये ट्रिब्यूलेशन रेल्म के लोग केवल बलि के बकरे थे। वे आरव के सामने टिक नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि वे उसे थका रहे थे। बबलू और बाकी विशेषज्ञों को अब थोड़ा सांस लेने का मौका मिला। बाहर रोहित और बाकी लोग ये सब देखकर दंग रह गए। अगर वे खुद इस स्थिति में होते तो शायद अब तक मर चुके होते। लेकिन आरव अभी भी लड़ रहा था। हेवनली गॉड पैलेस के एल्डर्स गुस्से से भर गए। उन्होंने महसूस किया कि बबलू ने मानव जाति के सबसे बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति को मारने की कोशिश करके अक्षम्य पाप किया है। जितनी देर आरव लड़ता रहा उतना ही उनका गुस्सा बढ़ता गया। बैरियर के अंदर आरव के कपड़े पूरी तरह फट चुके थे। उसे खुद भी याद नहीं था कि उसके शरीर से कितना खून बह चुका है और कितनी बार उसके हाथ टूट चुके हैं, लेकिन उसके अंदर की लड़ने की भावना जरा भी कम नहीं हुई थी। उसने दहाड़ते हुए कहा कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वह मारा जाएगा। आरव ने एक ही प्रहार में हजारों ट्रिब्यूलेशन रेल्म के शक्तिशाली लोगों को मार गिराया। आसपास के बड़े शक्तिशाली लोग ये देखकर भी अंदर से दुखी हो उठे। छोटे गुटों के नेता मर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बाकी लोग उनके गुटों की असली ताकत थे। अब वे सब आरव को थकाने के लिए केवल बलि के बकरे बन गए थे। आधा घंटा और बीत गया। बाहर सुनैना और रेड विच रोती ही रहीं। रोहित और डेमन एम्परर अब और सहन नहीं कर सके। उन्होंने तय किया कि चाहे लोकेश आए या ना आए उन्हें कुछ करना होगा। सबने मिलकर बैरियर पर हमला किया, लेकिन चाहे जितनी भी ताकत लगाई, कितनी भी भयानक तकनीकें इस्तेमाल की, बैरियर पर एक खरोंच तक नहीं आई। रोहित और बाकी सब क्रोध से भर गए, लेकिन वे पूरी तरह असहाय थे। बैरियर के अंदर आरव चारों तरफ लड़ रहा था। उसने हजारों ट्रिब्यूलेशन रेल्म के लोगों को मार डाला। जमीन पर दानवों के कटे हुए अंग पहाड़ की तरह जमा हो गए थे और खून की नदियां बह रही थीं। बबलू और बाकी 10 सर्वोच्च विशेषज्ञ इस समय केवल मौके का इंतजार कर रहे थे। वे सीधे भिड़ नहीं रहे थे बल्कि अपने घाव ठीक कर रहे थे। आरव की ताकत ने उन्हें फिर से चौंका दिया था। अब वे जोखिम नहीं लेना चाहते थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि समय उनके पक्ष में है। आरव की स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। चाहे वह कितनी भी दवाइयां खा ले, फर्क नहीं पड़ रहा था। अब वो एनलाइटनमेंट सीड और अन्य शक्तियों के सहारे लड़ रहा था। स्थिति देखकर साफ था कि उसके मरने की संभावना बहुत अधिक थी। आरव के अंदर क्रोध और असंतोष भर गया। अगर वह मर गया तो तन्वी का क्या होगा? सुनैना रेडविच समृद्धि नैना चांदनी काव्य आराध्य वीणा का क्या होगा? 10,000 साल की महाविपत्ति आने वाली थी। अगर वह उससे पहले जीवित न रहा तो इन सब का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसके पास बबलू और बाकी लोगों को मारने के तरीके थे, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। वह हेवनली मिस्ट्री सेक्ट के उस गुप्त बल को नहीं बुला पा रहा था जो अंतिम उपाय के रूप में रखा गया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरव ने दांत भींचे और अपनी पूरी शक्ति एक बार फिर से छोड़ दी। एक भयानक हत्या की भावना चारों ओर फैल गई। सभी दुश्मन ये देखकर कांप उठे। तभी आरव ने ऊपर आकाश में मौजूद एम्परस सेप्टर की ओर देखा और गरजते हुए कहा कि उसने उसे प्रणाम तक नहीं किया और अब वह दूसरों की मदद कर रहा है। क्या वह विद्रोह करना चाहता है? उसकी बात सुनकर अंदर और बाहर मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या वह सच में एम्परस सेप्टर को डांट रहा था? कोब्रा एंसेस्टर और बाकी लोग हंस पड़े और बोले कि आरव पागल हो गया है। गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर ने गुस्से में कहा कि सम्राट की विरासत का अपमान करने वाला मरने योग्य है। बाहर रोहित और हेवनली गॉड पैलेस के एल्डर्स भी स्तब्ध रह गए। एम्परस सेप्टर मानव सम्राट की निशानी थी और आरव उसे आदेश दे रहा था। कई एल्डर्स का नजरिया बदल गया और उन्होंने सोचा कि यह भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति मर जाए। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। आकाश में मौजूद एम्परस सेप्टर जोर से कांप उठा। उसने सच में प्रतिक्रिया दी। शून्य में तैर रहा एम्परस सेप्टर अचानक जोर जोर से कांपने लगा। उसके शरीर से निकलने वाली सुनहरी रोशनी लगातार तेज होती जा रही थी, यहाँ तक कि पूरा बैरियर भी बुरी तरह हिलने लगा, मानो किसी भी क्षण टूट जाएगा। बैरियर के अंदर मौजूद सभी सर्वोच्च विशेषज्ञ दंग रह गए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि 10,000 सालों से निष्क्रिय पड़ा एम्परस सेप्टर इस तरह प्रतिक्रिया करेगा। गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर भी स्तब्ध होकर उसे देखता रह गया। बाहर रोहित और बाकी लोग भी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है।
लेकिन रोहित ने तुरंत मौका पहचान लिया और चिल्लाकर सबको बैरियर पर हमला करने के लिए कहा। डेमन एम्परर, डेमन लॉर्ड, पीकॉक, एंसेस्टर और बाकी सभी ने एक साथ पूरी ताकत से हमला शुरू कर दिया। एम्परस सेप्टर इस फॉर्मेशन का कॉ था और अब उसके अस्थिर होने का मतलब था कि बैरियर कमजोर हो चुका है, उन्हें बस एक दरार चाहिए थी। अंदर बबलू ने गुस्से में कहा कि यह सब आरव की वजह से हो रहा है क्योंकि उसने एम्परस सेप्टर का अपमान किया। बाकी लोग भी यही मान बैठे कि एम्परस सेप्टर उसकी बातों से क्रोधित हो गया है। लेकिन गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर के मन में एक अलग ही विचार उठा। उसे कई साल पहले स्टार्ट कॉन्टिनेंटल में हुई उस रहस्यमयी घटना की याद आई जब आकाश में ड्रैगन और फीनिक्स की आवाज गूंजी थी। वह घटना केवल तब होती है जब ह्यूमन एम्परर प्रकट होता है। उसके मन में एक भयानक शक पैदा हुआ कि कहीं आरव ही ह्यूमन एम्परर तो नहीं। उधर आरव लगातार एम्परस सेप्टर को गालियां दे रहा था। वह उसे बेकार लकड़ी का टुकड़ा कह रहा था और उसे आदेश दे रहा था कि वह तुरंत उसके सामने झुके। दरअसल आरव को महसूस हो रहा था कि एम्परस सेप्टर की ऊर्जा उससे जुड़ रही है, लेकिन बहुत कमजोर रूप में। उसे समझ आ गया कि सेप्टर का स्पिरिट अभी गहरी नींद में है। हेवनली पनिशमेंट के वेपन स्पिरिट ने उसे बताया कि आर्टिफैक्ट स्पिरिट को जगाने के लिए उसे उत्तेजित करना होगा। आरव पहले तो चौंका, लेकिन फिर उसने और भी भयानक गालियां देना शुरू कर दी। उधर बबलू और बाकी लोग समझ गए कि समय बहुत कम है। अगर अभी आरव को नहीं मारा गया तो भविष्य में वे सब खत्म हो जाएंगे। वे सभी हत्या की भावना के साथ उसकी ओर बढ़े। लेकिन ठीक उसी क्षण गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर ने अचानक रास्ता रोक लिया और अपने पंखों से सुनहरी रोशनी का प्रहार करके सबको पीछे हटा दिया। बबलू और बाकी सभी स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा है। गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर ने गहरी आवाज में कहा कि इस बच्चे को मारा नहीं जा सकता। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। वे सोचने लगे कि वह पागल हो गया है। लेकिन आरव भी एक पल के लिए चौंक गया। उसे समझ आ गया कि गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर शायद उसकी असली पहचान का अंदाजा लगा चुका है। अब आरव को केवल समय चाहिए था। वह लगातार एम्परस सेप्टर को अपमानित करता रहा ताकि उसका स्पिरिट पूरी तरह जाग जाए। उसकी हर गाली के साथ एम्परस सेप्टर और भी ज्यादा कांपने लगा और बैरियर और कमजोर होता गया। गोल्डन विंज्ड रॉक एंसेस्टर अंदर ही अंदर झुंझला रहा था, लेकिन उसने खुद को रोका। अगर आरव सच में ह्यूमन एम्परर है तो एम्परस सेप्टर पर उसका अधिकार है। कोब्रा एंसेस्टर ने गुस्से में उसे गद्दार कहा, लेकिन बाहर खड़े डेमन लॉर्ड ने यह सुनकर और भी ज्यादा क्रोध में आकर बैरियर पर हमला तेज कर दिया। अब पूरा मैदान एक अजीब मोड़ पर पहुंच चुका था। एक तरफ आरव मौत के कगार पर खड़ा था, दूसरी तरफ एम्परस सेप्टर जागने के कगार पर था और तीसरी तरफ सभी शक्तियां एक निर्णायक टकराव के लिए तैयार थीं। डेली एपिसोड नहीं आ पा रहे इस समय, अल्टरनेट डेज में या 2 दिन छोड़ के एपिसोड्स आते रहेंगे सारे सीरीज़ के, और काम बहुत ज़्यादा इस वजह से नहीं आ पा रहे थे। वह जल्द सारे अपलोडिंग स्टार्ट होती रहेगी।